हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 19th ऑफ फरवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपीएससी प्रीलिम्स रिलेटेड एमसीक्यूज़ को। ये सारे क्वेश्चंस ना सिर्फ आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में बल्कि और भी जो स्टेट लेवल पे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 यूपीएससी एमसीक्यूज सीरीज़ का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो अगर आप में से कोई फर्दर इंटरेस्टेड है तो वो इन कोर्सेज को जाके चेकआउट कर सकते हैं एप्लीकेशन पे, और यहाँ पे आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद आपको डेली बेसिस पे 20 यूपीएससी प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और इन्हीं में से 10 क्वेश्चंस हम यहाँ पे इन सेशंस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आज कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस है। द फर्स्ट वन इज With reference to the Indian Ocean Conference, which of the following statements is are correct? Indian Ocean Conference के बारे में दो स्टेटमेंट है, हमें देखना है कौन सी बात इसमें से सही है। फर्स्ट है Indian Ocean Conference has been held annually since 2016 to address the challenges in the Indian Ocean region। यहाँ पे आपको तीन बातें चेक करनी होंगी। सबसे पहले, क्या ये एक एनुअल इवेंट है, यानी कि ये एनुअली होता है। सेकेंड बात ये कि क्या इसका इंसेप्शन 2016 में हुआ था। और थर्ड, आपको ये चेक करना है कि क्या इसका पर्पस सही लिखा है कि ये चैलेंजेस को एड्रेस करता है इंडियन ओशन रीजन में। तो यहाँ पे तीनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को 2016 में फॉर्म किया गया था या इस्टेब्लिश किया गया था, और ये कॉन्फ्रेंस अब एनुअली होती है हर साल सिंस 2016। यहाँ पे फोकस है डिफरेंट चैलेंजेस को टैकल करना इन दिस रीजन। ठीक है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ओनली इंक्लूड्स द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द कंट्रीज बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन। क्या इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो इन कंट्रीज को बिलोंग करते हैं जो कि इंडियन ओशन को बॉर्डर करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्पेसिफिक वर्ड है ओनली। जब भी कभी आप ऐसा कोई वर्ड देखा करिए तो स्टेटमेंट को गौर से पढ़ा करिए। यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सिर्फ ज़रूरी नहीं कि ऐसी कंट्रीज से हों जो कि इंडियन ओशन को बॉर्डर करते हैं, बल्कि ग्लोबल पावर्स वाली जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी हो सकते हैं विथ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन द रीजन, जहाँ पे ब्रॉडर डायलॉग और कॉपरेशन को फॉस्टर करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि इंडियन ओशन के आसपास जो कंट्रीज़ हैं जो उसको बॉर्डर करती हैं सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट ओनली की वजह से गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाला सही था। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। योर आंसर हियर इज ए ऑप्शन, ओनली वन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज in the light of wildlife conservation efforts consider the following statement। फर्स्ट है लाओ खोवा बुर्जा पोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोज। क्या ये सेंचुरी जानी जाती है अपनी पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोज के लिए? तो यस, इस सेंचुरी में असल में अभी हाल फिलहाल वन हॉर्न राइनोज की वापसी देखी गई है आफ्टर 40 ईयर्स। ठीक है, तो ये बहुत फेमस है वन हॉर्न राइनोज के लिए। सेकेंड है द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्राइमरीली फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स। दो चीज़ चेक करनी होगी, क्या काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और दूसरी बात, क्या ये फेमस हैं अपने बंगाल टाइगर्स के लिए? नो, क्योंकि काजीरंगा असल में जाने जाते हैं अपने वन हॉर्न राइनोज के लिए, नॉट बंगाल टाइगर्स के लिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। Second है the Sundarbans, a UNESCO World Heritage Site, is the largest mangrove forest in the world and it is home to the Royal Bengal Tiger। सुंदरबन यस एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसके अलावा ये लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट भी हैं पूरे दुनिया के, और यहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर्स आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो सुंदरबन असल में बहुत फेमस है अपने यूनिक इकोसिस्टम और टाइगर पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। Fourth is the Keoladeo National Park in Rajasthan is famous for its diverse bird species, particularly during the migratory season। Keoladeo National Park सबसे पहले राजस्थान में है, ये बिल्कुल ठीक है। एंड यस, इसको रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को ने एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर इट्स बर्ड डाइवर्सिटी। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? यहाँ पे सेकेंड को छोड़ के बाकी तीनों बिल्कुल ठीक थे। ओके, करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, ओनली 3। Third one is with reference to coral reefs and their historical changes consider the following statement। कोरल रीफ के रेफरेंस में यहाँ पे तीन बातें हैं। फर्स्ट है
The Gulf of Eilat experienced a 3000-year pause in coral growth due to a drop in sea level. Sea level में ड्रॉप होने की वजह से 3000 साल तक यहाँ पे कोरल रीफ्स क्या ग्रो नहीं हुए, तो बिल्कुल ठीक बात है। गल्फ ऑफ इलात में एक पॉज देखा गया कोरल ग्रोथ में विच आर लिंक टू एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है कोरल रीफ्स आर एक्सक्लूसिवली फाउंड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार फिर से एक स्पेसिफिक वर्ड आ गया है, ओनली। क्या कोरल रीफ्स सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन्स में ही पाए जाते हैं? नो, क्योंकि ये टेम्परेट रीजन्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, ऑल्दो ये ज़्यादा डाइवर्स हैं ट्रॉपिकल वाटर्स में, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा ओनली की वजह से। थर्ड है कोरल रीफ्स प्ले अ रोल इन द ओशनिक कार्बन साइकिल। क्या एक इनका इंपॉर्टेंट रोल है ओशनिक कार्बन साइकिल में? तो येस, ये कंट्रीब्यूट करते हैं कार्बन साइक्लिंग में और ये एक्ट करते हैं एज द नेचुरल बैरियर अगेंस्ट द कोस्टल इरोजन, ठीक है। तो सेकंड को छोड़ के बाकी दोनों सही थे। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? योर आंसर इज बी ऑप्शन, ओनली 2। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 माउंटेन्स के नेम है। विच ऑफ द अबव इज आर नोन फॉर वोल्केनिक इरप्शंस इन हिस्ट्री। आइए देखते हैं इनमें कौन कौन से माउंटेन्स हैं जिनका कोई हिस्ट्री में वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। फर्स्ट है यहाँ पे माउंट एटना, कहाँ पे लोकेटेड है? इटली में है और ये यूरोप का टॉलेस्ट और मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। इसमें फ्रिक्वेंट इरप्शंस होते रहते हैं और वोल्केनिक एक्टिविटी के रिगार्डिंग इसका एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री भी मौजूद है, ठीक है। तो माउंट एटना बिल्कुल सही है। सेकेंड है माउंट वेसुवियस। ये फेमस है फॉर द कैटास्ट्रॉफिक इरप्शन इन 79 AD, जिसके बाद 2 सिटीज़ थी, सिटीज़ ऑफ पोम्पई एंड हर्सुलेनियम, जो कि बिल्कुल ऐश हो गई थी इस इरप्शन की वजह से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि माउंट वेसुवियस का भी एक इम्पॉर्टेंट वोल्केनिक इरप्शन हिस्ट्री है। यहाँ पे थर्ड है माउंट सेंट हेलेंस, जो कि लोकेटेड है वॉशिंगटन स्टेट में और ये इरप्ट हुआ था 1980s में, जिसके बाद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था और जो आसपास का लैंडस्केप था उसका पूरा शेप ही चेंज हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही वोल्केनोज एग्जिबिट करते हैं डिफरेंट इरप्शन स्टाइल को, कुछ एक्सप्लोसिव हैं, कुछ एफ्यूसिव हैं और इनको क्लोजली मॉनिटर किया जाता है इनके पोटेंशियल हजार्ड की वजह से टू द नियर बाय पॉपुलेशन। तो तीनों ही जो माउंटेन के नेम यहाँ पे लिखे हैं, तीनों का कुछ हिस्ट्री है regarding volcanic eruption, ठीक है। Correct answer is C option 1, 2 and 3. Now fifth question is, in the context of wholesale price index inflation, which of the following statements are correct? First है WPI inflation is always higher than CPI inflation. क्या WPI inflation हमेशा ज़्यादा होता है CPI inflation से? यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक वर्ड है ऑलवेज, तो ये कहना गलत होगा क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा WPI इन्फ्लेशन आपका CPI इन्फ्लेशन से ज़्यादा ही रहे, ये लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है और ये चीज़ डिपेंड करती है डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड है WPI इन्फ्लेशन मेजर्स द एवरेज चेंज इन द प्राइसेज ऑफ गुड्स एट द होलसेल लेवल। तो ये जो डेफिनेशन है WPI इन्फ्लेशन की, क्या ये सही है? तो यस, इसके थ्रू हम ट्रैक करते हैं होलसेल लेवल पे गुड्स के प्राइसेस में क्या क्या चेंज हो रहे हैं और ये रिफ्लेक्ट करता है कि क्या कॉस्ट है गुड्स का बिफोर दे रीच टू द कंज्यूमर, ठीक है। तो सेकंड सही था, फर्स्ट गलत है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। योर आंसर इज बी ऑप्शन, ओनली 2। नाउ सिक्स्थ है कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। विच ऑफ द अबव इज आर रेगुलेटेड बाय सेबी। इसमें से कौन कौन सी चीज़ें सेबी रेगुलेट करता है? फर्स्ट है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सबसे पहले क्या होता है, ये कुछ इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट को ओन और ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और इससे होता क्या है, इन्वेस्टर्स को ये मौका मिलता है कि उन्हें जो इनकम दी जाती होती है वो जनरेट होता है इन्हीं एसेट से, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यस सेबी ही रेगुलेट करता है। सेकेंड है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये भी बहुत सिमिलर है टू द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जहाँ पे फोकस है हमारा इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़, जहाँ पे इन्वेस्टर्स को अलाउ किया जाता है कि वो अपनी इनकम का शेयर अर्न कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू बाय प्रॉपर्टी, ठीक है। और थर्ड है यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स, जिसमें हम मनी को पूल करते हैं फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स। किस लिए, पर्पस क्या होता है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को परचेज करने के लिए डिफरेंट स्टॉक, बॉन्ड और अदर सिक्योरिटीज़ के, और इनको प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं। तो तीनों ही चीज़ें यहाँ पे सेबी रेगुलेट करता है ताकि ट्रांसपेरेंसी एंश्योर हो सके और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन 1, 2 and 3. Now seventh question is, in the light of India's financial initiatives, consider the following statement. आइए देखते हैं। फर्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर यानी कि IFSCs आर डिजाइंड
टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज ट्रांजैक्शन। क्या इन सेंटर्स को डिज़ाइन किया गया है ताकि जो इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल सर्विसेज ट्रांजैक्शन है उनको फैसिलिटेट किया जाए? तो यस, इनका पर्पस यही होता है कि जो भी ज़रूरत है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज और ट्रांजैक्शंस की उनको केटर किया जाए। ओके, सेकेंड है गिफ्ट सिटी इज द फर्स्ट IFSC एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। सबसे पहले गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में है और ये इंडिया की फर्स्ट IFSC है। बिल्कुल ठीक है। IFSCs allows Indian banks to offer the products like external commercial borrowings to foreign clients। ये भी बिल्कुल सही है। IFSCs बैंक्स को इनेबल करते हैं कि वो प्रोवाइड करें डिफरेंट इंटरनेशनल बैंकिंग प्रोडक्ट्स को टू द फॉरेन क्लाइंट्स। ओके, तो यहाँ पे IFSC के बारे में 3 स्टेटमेंट थे, तीनों सही थे। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? योर आंसर इज सी ऑप्शन, ऑल 3। नाउ 8th क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू लॉगरहेड टर्टल्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस इज आर करेक्ट? आइए देखते हैं। फर्स्ट है loggerhead turtles can learn and remember the magnetic signatures of specific geographical areas। specific geographical areas के magnetic signatures को ये learn और remember कर सकते हैं। yes, इनके पास ये specific ability होती है जिसमें ये किसी भी specific geographical area के magnetic signature को आसानी से learn और remember कर सकते हैं, जिससे कि बाद में ये navigate कर सके effective तरीके से during the migration। okay, सेकेंड है लॉगरहेड टर्टल्स परफॉर्म अ टर्टल डांस व्हेन दे आर इन लोकेशंस दैट आर एसोसिएटेड विथ फूड। ये भी सही है, क्योंकि जब कभी लॉगरहेड टर्टल्स ऐसे एरियाज में होते हैं दैट आर एसोसिएटेड विथ फूड, तो ये टर्टल डांस को एग्जिबिट करते हैं और ये इनके एंटिसिपेशन और रिकॉग्निशन को दर्शाता है रिगार्डिंग दिस लोकेशन। ठीक है। लास्ट है इट्स कंजर्वेशन स्टेटस अकॉर्डिंग टू IUCN इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्या ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं एज पर द IUCN रेड लिस्ट? नो, IUCN ने इनको वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा है, ना कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट छोड़ के बाकी दोनों सही थे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। योर आंसर इज बी ऑप्शन, ओनली 2। 2 स्टेटमेंट इसमें से सही हैं। ठीक है, थर्ड वाला क्यों गलत हुआ? क्योंकि IUCN ने इनको वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा हुआ है। नाउ 9th क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पीस नेगोशिएशंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है द ओस्लो अकॉर्ड्स वर अ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओस्लो अकॉर्ड क्या एग्रीमेंट की सीरीज है बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो यस, बिल्कुल सही है। ओस्लो अकॉर्ड साइन हुए थे 1993 में। पर्पस था पीस प्रोसेस को अचीव करना बिटवीन इजराइल एंड द पैलेस्टीनियंस। ठीक है। सेकेंड है द कैंप डेविड अकॉर्ड्स रिजल्टेड इन अ पीस ट्रीटी बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट। ये भी सही है। कैंप डेविड अकॉर्ड साइन हुए थे 1978 में, जिसके बाद इजिप्ट इजराइल पीस ट्रीटी साइन हुई थी 1979 में। ठीक है, तो ये अकॉर्ड एक पीस नेगोशिएशन है बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट। एंड नाउ द थर्ड स्टेटमेंट सेज द डेटन एग्रीमेंट एंडेड द बॉस्नियन वॉर बाय एस्टैब्लिशिंग पीस बिटवीन बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, क्रोशिया एंड सर्बिया। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 1995 में, जिसके बाद बहुत पुराना कन्फ्लिक्ट बिटवीन बॉस्निया एंड हर्जेगोविना इफेक्टिव तरीके से ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट लिखे हुए हैं और इनकी जो कंट्रीज हैं बिल्कुल सही दी गई हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? योर आंसर इज सी ऑप्शन, ऑल 3। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू योगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? आइए देखते हैं। फर्स्ट है The practice of yoga dates back over 5,000 years, originating in ancient India। तो practice of yoga indeed बहुत पुरानी है, 5,000 years से लगभग चली आ रही है, क्योंकि इसकी जड़ें हमें मिलती हैं एंशियंट इंडियन फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी से, और बाद में जाके इवॉल्व हुई है डिफरेंट फॉर्म्स और स्टाइल्स में विथ टाइम। ओके, तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकेंड है द ह्यूमन फिगर ऑफ द पशुपति सील विच आर शोन इन योगिक पॉस्चर एग्जेम्प्लीफाइज द एंशियंट प्रैक्टिस ऑफ योगा। तो असल में जो स्टोन सील्स हमें मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड से, उसमें डिफरेंट योगिक पोस्चर के फिगर दिखते हैं हमें, जो इंडिकेट करते हैं इस बात को कि योगा प्रैक्टिस हो रहा था इवन ड्यूरिंग 3000 BC में। ठीक है, तो जो ह्यूमन फिगर है पशुपति सील की विच आर शोन इन योगिक पोस्चर, ये कहीं ना कहीं एग्जेम्प्लीफाई करती है एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ योगा को। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड है योगा इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये भी ठीक है, क्योंकि 2016 में योगा को रिकॉग्नाइज किया था यूनेस्को ने एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, जो कि हाईलाइट करता है इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस और यूनिवर्सल वैल्यूज़ को, जो कि ये प्रमोट करता है, जैसे कि पीस और वेलबींग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो योगा के बारे में दिए हुए हैं बिल्कुल सही है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। योर आंसर इज सी ऑप्शन, ऑल 3। ओके, तो विद दिस वी आर डन विद आवर सेशन। आई होप यू हैव लाइक्ड इट, और आपको ये सीरीज़ काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रही होगी, मैं आशा करती हूँ।
जो भी आपका फीडबैक है आप एक बार कमेंट में ज़रूर लिखा करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन हो सके इस तरह के बेहतरीन वीडियोस, लेक्चर्स, कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको। और कल वापस ही हम लोग मिलेंगे इस सीरीज़ में इसके अगले लेसन के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.